हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका 8। जो दूसरी कक्षा होती है परमाणु की, उसमें जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगर पहली कक्षा पूछा जाता तो 2 होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। ठीक है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो परमाणु भार Z इक्वल टू होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 6 है, इसका मतलब प्रोटॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। अगर न्यूट्रॉन पूछा जाता तो न्यूट्रॉन होते 12 में से 6 घटा देंगे तो होंगे 6, तो न्यूट्रॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन भी 6 होंगे। ये आपको याद रखना है। परमाणुविक संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? तो करेक्ट आंसर है इसका Z। अगला क्वेश्चन है, विनिमय यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो ये जो परमाणु संख्या है विनिमय, ये ही किसके बराबर होती है? प्रोटॉनों के बराबर होती है। तो विनिमय ही यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी। अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछे जाते तो न्यूट्रॉन होते 235 माइनस 92, ये होते न्यूट्रॉन। ठीक है, सोडियम की परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याएं कितनी होंगी? तो इलेक्ट्रॉन इसमें परमाणु संख्या के बराबर 11 होंगे। इसके बाद पूछा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या। तो प्रोटॉन यहाँ पर कितने होंगे? 11 होंगे। तो प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन 11 और न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 23 में से 11 घटाएंगे तो 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। विनिमय यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है? द्रव्यमान संख्या 238, उसमें से 92 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 146 हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे विनिमय यूरेनियम 238 में। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। ठीक है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 मीटर। किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही प्रोटॉन होंगे, यानी कि 18 प्रोटॉन होंगे। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 2 + 2 कितनी हो जाएगी? 4 हमारी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है प्रोटॉनों की संख्या। जो ऋणावेशित परमाणु होता है उसमें प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है, क्योंकि ऋणावेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर एल्फा किरणों की बौछार की थी तो अधिकांश एल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। इसका मतलब था कि जो नाभिक का अधिकतम द्रव्यमान है वो न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में है। ठीक है, परमाणु का जो द्रव्यमान है केंद्र में क्या है? नाभिक है। ये उसने रदरफोर्ड ने बताया था। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है? नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या के निर्धारण में परमाणु संख्या सहायता नहीं करती है। रेडियो सक्रियता की खोज किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम की थी? तो रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज की थी हेनरी बेकरल ने। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण, इन तीनों को उत्सर्जित करता है रेडियोधर्मी पदार्थ। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा किरणों की खोज की थी। गामा किरणों की खोज भी रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा किरणें होती है तो अल्फा किरणें हीलियम का +2 आयन होता है, हीलियम +2 आयन। अल्फा किरणें होती हैं He2+ आयन। बीटा किरणें बनी होती हैं तो बीटा किरणें ऋणावेशित कणों से बनी हुई होती हैं। आपको याद रखना है, बीटा किरणें ऋणावेशित कणों से बनी हुई होती हैं। जो अल्फा किरणें होती हैं वो होती हैं हीलियम का +2 आयन। किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो गामा किरण में भी ऋणात्मक आवेश होता है। गामा किरणें क्या होती है? गामा किरणें रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है इसका बोरॉन। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। 11Na22 से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है? तो एक बीटा उत्सर्जन के बाद जो बनने वाला पदार्थ है वो बनेगा मैग्नीशियम। ठीक है, और मैग्नीशियम का
परमाणु संख्या 12 और द्रव्यमान संख्या होती है 24, ये भी आपको याद रखनी है। तो जब एक बीटा उत्सर्जन होगा तो मैग्नीशियम बन के आएगा सोडियम से। यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियो क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। अगर रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा से क्षरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अगर मात्रा को दोगुना कर दिया जा रहा है तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? अपरिवर्तित रहेगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि से। रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग से होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण। ठीक है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण होता है यूरेनियम डेटिंग से और कार्बन डेटिंग से होता है जीवाश्म की आयु का निर्धारण। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र ये विखंडन पर काम करता है। ठीक है, परमाणु शक्ति संयंत्र विखंडन पर काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो विखंडन अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, सूर्य से नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मंदक का काम करता है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। परमाणु बम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसमें विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि है गामा किरणें उत्सर्जित करता है। जो कोबाल्ट 60 है वो विकिरण चिकित्सा में उपयोग में आता है क्योंकि ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर हाइड्रोजन बम काम करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 का विघटन कितने दिनों में हो जाएगा? 20 दिनों में हो जाएगा। अर्धायु का मतलब आधा विघटन कितने टाइम में हो जाएगा? 10 दिन में हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, तो भारत में थोरियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। अब थोरियम के भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो समृद्ध यूरेनियम काम में आता है कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। कार्बन डेटिंग किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डेटिंग जीवाश्म की और यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी की आयु बताता है। रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है गीगर मूलर काउंटर द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। रेडियो एक्टिवता को गीगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। रेडियो सक्रियता की दर का मात्रक है बेकुरल। बेकुरल रेडियो सक्रियता की दर का मात्रक है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। मोनोजाइट क्या है? मोनोजाइट थोरियम का एक अयस्क है और थोरियम के भंडार पाए जाते हैं इंडिया में और किस राज्य में? केरल में पाए जाते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को कौन सी रेडियो एक्टिव विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो करेक्ट आंसर है इसका एल्फा किरण। फोटोग्राफिक प्लेट को रेडियो एक्टिव विकिरण एल्फा किरण सर्वाधिक प्रभावित करती है। परमाणु बम में हम किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235 का और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग करते हैं। प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? तो कोई सा भी रेडियो एक्टिव विघटन हो, सब उसके अंत में जो बनता है वो सीसा हमेशा प्राप्त होता है हमको। यूरेनियम व थोरियम में कौन सा तत्व अधिक ऊर्जाक्षम है? तो करेक्ट आंसर है इसका थोरियम। यूरेनियम और थोरियम में थोरियम अधिक ऊर्जाक्षम है। हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया। यह हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया।